हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। चलिए आज हम आपको बताने जाएंगे कि लय और लयकारी क्या होती है। लय किसे कहते हैं, लयकारी किसे कहते हैं, इसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम बताते हैं आपको। संगीत में कितने स्तंभ होते हैं? ठीक है, लय का प्रश्न है सबसे पहले आपका कि संगीत में कितने स्तंभ होते हैं। तो संगीत के आपके 2 स्तंभ होते हैं, चाहे आप उसको स्तंभ बोलिए चाहे आप उसको तत्व बोलिए। जो उसका आधार होता है वो उसका 2 होता है। जो पहला आपका स्वर होता है और लय होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है, संगीत में आने किन 2 तत्वों पर आधारित होता है? संगीत अपने किन 2 तत्वों पर आधारित होता है? तो संगीत अपने स्वर और लय पर आधारित होता है। जैसे इसको पिलर के नाम से भी जान सकते हैं, स्तंभ को हम पिलर कहते हैं। जैसे आपका घर की होता है वो नींव जो खड़ी होती है, भीम पर खड़ी होती है, उसमें भी पिलर लगते हैं, तब आपका एक घर तैयार होता है। ऐसे ही जो आपका संगीत की नींव है वो स्वर और लय से रखी गई है। अगर आपके ये दोनों नहीं होंगे तो आपका संगीत नहीं बन सकता। आपका अगला क्वेश्चन बनता है, गायन व वादन में किसकी प्रधानता होती है? गायन व वादन में किसकी प्रधानता होती है? तो गायन में आपके स्वरों की प्रधानता होती है और ताल वाद्यों में आपकी लय की प्रधानता होती है। जैसे अगर आपका गायन प्रारंभ होता है तो आपके उसमें 7 स्वरों की एक माला पिरोई जाती है, सा से लेकर के अंतिम सा तक का। ठीक है, तब आपका उसी 7 स्वरों पर आपका पूरा संगीत डिपेंड करता है। ऐसे ही आपका जो ताल वाद होता है वो भी आपकी लय पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से आप तबले पर तालों को प्रस्तुत करते हैं तो उसमें लय देखते हैं कि हमारा ठेकी की लय जाएगी, दुगुन की लय जाएगी, किस ख्याल गायकी के साथ, किस गायन शैली के साथ हमारी ताल प्रस्तुत की जाएगी। उस हिसाब से हम जब लय का निर्धारण करते हैं तो उन ताल वाद्यों में लय की प्रधानता होती है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि गायन व वादन में किसकी प्रधानता होती है, तो आप गायन में बताएंगे स्वरों की और ताल वाद्यों में बताएंगे लय की प्रधानता होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, संगीत के अतिरिक्त लय और किस में व्याप्त है? आपके संगीत में तो है ही है लय, इसके अलावा जो आपके आसपास की जो है उनमें किस चीज़ में व्याप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। पूरा जो विश्व है आपका संपूर्ण है वो बिना लय के नहीं चल सकता। आप देख सकते हैं दिन और रात एक गति के समान चलते हैं, एक उसका एक टाइम होता है। अगर आपके सूर्य की गति है तो इतनी गति में इतनी जाएगी तो इतनी ही जाएगी। पृथ्वी है, इतने ध्रुवों पर अपना एक निश्चित समय में घूमेगी तो वो उतने ही समय में घूमती है। आगे पीछे हुई तो आपको भूकंप की प्रक्रिया देखने को मिल जाती है। अगर लय डगमगाई क्या होता है, भूकंप आ जाता है। ऐसे ही होता है, अगर आपकी संगीत में भी लय डगमगाएगी तो आपका गायन भी और वादन भी प्रभावित होता है। इसलिए लय का विशेष ध्यान रखा जाता है, स्वरों का भी ध्यान रखा जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, समस्त प्राणियों में कि हृदय की गति तथा नाड़ी की गति कैसे चलती है? जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे आपकी सूरज जहाँ से जिस स्थान से निकलता है और उस स्थान से निकल के अपने लास्ट जहाँ तक डूबता है
संध्या को, तो वो एक लय उसी गति चलती है। तो इसी हिसाब से जो आपका प्राणियों में हृदय होता है और उसकी नाड़ी होती है वो कैसे चलती है, तो वो भी आपकी एक लय में ही चलती है। आप देख लीजिए, आपकी 1 मिनट में आपका हृदय 72 बार धड़कता है, तो वो भी कैसे काउंट हुआ, वो भी आपके एक लय के जरिए काउंट हुआ। जब वो डॉक्टर आपकी नाड़ी चेक करता है तो वो आपका बीपी चेक करता है कि आपका बीपी हृदय मतलब कैसे चल रहा है, कि आपका हाई है कि लो है, डायस्टोल है सिस्टोल है, वो भी आपका चेक करता है कि आपका 120 आ रहा है कि आपका 80 आ रहा है। तो इसी हिसाब से लय भी हमारे प्राणियों के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। तो ऐसा अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि समस्त प्राणियों के हृदय की गति तथा नाड़ी कैसे चलती है और आपके आंसर में हो एक निश्चित लय में चलती है, उसका भी एक निश्चित लय बंधा हुआ है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, संसार में और क्या क्या एक निश्चित लय में चलता है। जो आपका संसार है वो आपको और किस किस एक निश्चित लय में चलती है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो आपका आकाश में, आपके आकाश मंडल में सभी नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, गुरु आदि सब जो है वो एक निश्चित लय में ही चलते हैं। आप देखते होंगे, आप अपने निजी जीवन में रोज एक क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए देखते होंगे कि आपके जो बादल चल रहे हैं एक धीरे धीरे गति से चलते हुए पानी को लेते हुए चलते हैं, तब आपकी वर्षा कराते हैं। वर्षा भी आपकी एक गति में ही होती है। अगर आपकी धीरे धीरे बूंदें धीरे धीरे ही वो होगी, अगर आपकी एकदम तेज गिर तेज 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 होगी, बिजली चमकती है तो वो भी एक गति में ही चमकती है। आप देखते हैं। तो अगर आपका आ जाए क्वेश्चन में कि संसार में और क्या क्या एक निश्चित लय में चलता है, तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं उसमें। आकाशमंडल के सभी नक्षत्र घिरे लिख सकते हैं। आपको उस समय प्रेजेंट माइंड में कुछ भी याद आ जाए लिखते समय, तो आप उसको एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप उसको। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, संगीत में लय का क्या महत्व है। संगीत में जो आपका लय होता है उसका क्या महत्व होता है, तो उसका विश्वव्यापी महत्व है। संगीत में लय का विश्वव्यापी महत्व होता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, किस में समय के समान गति को लय माना गया है। आपका किस में समय के समान गति को लय माना गया है, तो आपका जो गायन है ना, गायन में ही आपको गायन और वादन में लय को समय की समान गति माना गया है। ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, लय को विद्वानों ने कितने प्रकार में विभाजित किया है। जो आपकी लय है उसको जो विद्वान लोग हो गए वह उन्होंने, जो रचनाकार हैं, रचनाएं की हैं जिन्होंने, तो उन्होंने लय को कितने भागों में विभाजित किया है। तो आपके लय को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि आपकी एक विलंबित लय हो गई, एक मध्यम लय हो गई और एक आपकी द्रुत लय हो गई। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, जब एक मात्रा से दूसरी मात्रा की दूरी अधिक ना होकर के बराबर होती है। ठीक है, जब आपकी एक मात्रा से लेकर के दूसरी मात्रा तक की दूरी अधिक ना होकर के बराबर होगी, वह उसकी गति धीमी होगी। उसकी जो रचना है की गति है वो धीमी होगी, तो वो आपकी कौन सी लय कहलाएगी, तो वो आपकी विलंबित लय कहलाएगी। जैसे मैं आपको ठेका सिखाती हूँ, धा धिन धिन धा, तो ये क्या हो गया आपका
ठेके की लय में। एक मात्रा के बाद जो हमने दूसरा गैप लिया, जब मैं एक धा बोला, फिर हमने जो दूसरे धा पर आए, धा धिन, तो हमने जो उसके बीच में जो हमने गैप लिया वो हमारा बराबर मात्रा का है, तो हम उसको विलंबित लय कहेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, इस लय का प्रयोग किसमें किया जाता है? जो आपकी विलंबित लय होती है उसका प्रयोग हम किस गायन में कर सकते हैं? तो इसका जो है गायन के विलंबित ख्याल होता है। जो आपका गायन का विलंबित ख्याल होता है वह तंत्रवाद्यों की जो मसीद खानी गतें होती हैं उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं विलंबित लय का। दोबारा क्वेश्चन सुनिए कि हम विलंबित लय का कौन सी गायन शैली में प्रयोग करते हैं। तो आपका आ जाएगा जो विलंबित ख्याल व तंत्रवाद्यों की मसीद खानी गतों में करते हैं। मसीद खानी नहीं है, मसीद है, दा आएगा, ता नहीं आएगा। ठीक है, मसीद खानी गतों में इसका प्रयोग हम करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, मध्य लय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो आपका मध्य लय है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बीच की लय होती है उसको मध्यम लय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है आपका, मध्य लय का प्रयोग कैसे गायन में होता है? तो छोटा ख्याल तथा सितार बेला आदि बाधों पर रजा खानी गतें मध्यम लय में ही गाई जाती हैं। क्या आएगा आपका? एक तो छोटा ख्याल आ जाएगा, सितार बेला आ जाएगा, जो आपके सितारों और बेला जो बाद हैं उन पर जो रजा खानी गतें बसती हैं उनमें आपकी मध्यम लय ही चलती है। उसका जो गायन होता है वो मध्यम लय से ही प्रारंभ किया जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, मध्य लय क्या है? आपकी मध्यम लय क्या होती है? तो जो विलंबित लय के से थोड़ी तेज लय होती है हम उसको मध्यम लय कहते हैं, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि विलंबित लय की दुगनी लय को हम मध्यम लय कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, घड़ी के सेकंड की गति को किस लय में रखते हैं? जो आपकी घड़ी होती है उसकी जो सेकंड वाली जो सुई होती है तो उसकी गति को हम किस लय के रखेंगे, किस लय में रखते हैं? तो वो एक आदर्श मध्यम लय में रखा जाता है उसको। आंसर क्या आएगा आपका? एक आदर्श मध्यम लय में रखा जाता है। जो आपकी घड़ी की सेकंड वाली सुई की जो गति होती है उसको हम एक आदर्श मध्यम लय में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रुत का अर्थ क्या है? जो आपका द्रुत है, जो द्रुत लय होती है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका तेज गति। द्रुत का मतलब ही होता है तेज, भागना। ठीक है, फिर इसका प्रयोग कैसे बाधन में किया जाता है? जो आपकी द्रुत गति का लय होता है वो कैसे बाधन में होती है? तो तराना रजा खानी गतें द्रुत लय में ही गाई बजाई जाती हैं। जो आपका तराना और रजा खानी गतें हो गई, एक तो आपकी दो में हो गई रजा खानी गतें, एक मध्यम लय में भी बजेगी और एक आपके द्रुत लय में भी बजेगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, मध्य लय से दुगनी गति को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ जाए, मध्य लय से दुगनी गति को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम द्रुत लय कहेंगे। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आता है आपका, विलंबित लय से दुगनी गति को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम मध्यम लय कहते हैं। और आपका इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि विलंबित लय की तिगनी गति को क्या कहेंगे? तो उसको हम द्रुत लय कहेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, संगीत में लय को और क्या माना गया है? जो आपका संगीत है उसको और क्या माना गया है आपका संगीत में लय को? तो आपका
जो लय है वो एक आधार का काम करती है। क्या काम करती है संगीत में? लय एक आधार का काम करती है। इसी आधार पर विभिन्न लय व लयकारियों का प्रारंभ किया जाता है। जो आपका एक आदर्श लय होती है उसी के आधार पर हम लयों का और विभिन्न लयकारियों का प्रारंभ करते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, गायक वादक व नृत्य कोई सा भी जो अपनी कला है उसको प्रस्तुत करने के कहाँ से प्रारंभ करता है? जो अपनी कलात्मक कला को प्रस्तुत करता है वो पहले कैसे प्रारंभ करता है? तो सबसे पहले वो लय को स्थापित करता है। आंसर आएगा आपका, कोई सा भी गायक वादक या नृत्य करता अपनी जो कला को प्रस्तुत करता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? एक लय को स्थापित करेगा। जब वो एक लय को स्थापित कर लेता है तो उसी में उसको देखना होता है कि मुझे अब इस लय के साथ एक मात्रा बोलनी है या दो मात्रा बोलनी है, तीन मात्रा या चार मात्रा लेनी है। तब वो अपना गायन प्रारंभ करता है। ठीक है, तब वो क्या करता है? अपना गायन प्रारंभ करता है। लय में हम कितनी मात्राओं को ले सकते हैं? लय में हम कितनी मात्राओं को ले सकते हैं? तो लय में हम एक मात्रा में दो मात्रा ले सकते हैं, एक मात्रा में तीन मात्रा, एक मात्रा में चार मात्रा, और आधी मात्रा को हम एक मात्रा को हम आधी मात्रा में कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसको भी हम एक मात्रा को और अधगुण में कर सकते हैं। उसका एक मात्रा को हम दो मात्राओं के बराबर उसको तोड़ करके बोल सकते हैं। उसमें हम बीच में अवग्रह लगाते हैं, तब वो हमारी उसकी लय पूरी होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है, लयकारी किसे कहते हैं? लयकारी किसे कहते हैं? तो जब लय को हम निश्चित होने के बाद, जब हम लय को हमने निश्चित कर लिया कि हमारी एक मात्रा में दो मात्रा, तीन मात्रा या चार मात्रा हम लेंगे, तो हम उसको फिर लयकारी का नाम दे देते हैं। लय तो हमारी एक निश्चित हो गई, लेकिन हमने जो एक मात्रा में दो मात्रा, तीन मात्रा, चार मात्रा या आधी मात्रा या आड़ कुआड़ ब्याड़ ले लिया, तो उसको हम लयकारी का नाम दे देते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है, लयकारी को कितने भागों में बांटा गया है? एक तो लय था, लय कितने भागों में बांटा गया? आपका तीन भागों में बांटा गया था। ठीक है, विलंबित लय, द्रुत लय और मध्यम लय। अब यहाँ पे आ रही है वो लयकारी पूछ रहा है कि लयकारी आपके कितने भागों में बांटी गई है? तो लयकारी आपके दो भागों में बांटी गई है। नंबर एक समान लयकारी, नंबर दो आड़ की लयकारी। अब आपका प्रश्न उठता है कि समान की लयकारी क्या होती है? आपका प्रश्न आता है कि समान की लयकारी क्या होती है? तो जब हम एक मात्रा लेते हैं, ठेका लेते हैं, या एक मात्रा में दो मात्रा, तीन मात्रा, चार मात्रा या आठ मात्रा लेते हैं, तो उसको हम समान की लयकारी कहते हैं। जैसे दुगुन हो गई, हमने ले लिया ठेका, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, तो जो हमारी क्या हो गई? ठेके की लय हो गई। दुगुन की लय क्या हो गई? दुगुन की लय धिन धिन, एक ताल की दुगुन देखिएगा, धिन धिन धागे तिरखिट ना कत्ता धागे तिरखिट धीना। तो आपकी ये क्या हुई? आपकी जो लय तो ऐसी चली, लय तो आपकी ऐसे नहीं हुई, ऐसे नहीं हुई ना लय, आपकी लय तो यही चली, जिस हिसाब से बीट दी जा रही है आपकी लय वही जाएगी, लेकिन आपकी बोल चेंज होते चले जाएंगे। दोबारा देखिएगा आप, अब तिगुन आ गई, धिन धिन धागे तिरखिट तू ना कत्ता धागे तिरखिट धीना, धिन धिन धागे तिरखिट तू ना कत्ता धागे तिरखिट धीना, जो हो गई। ऐसे चौगुन आएगी, धिन धिन धागे तिरखिट तू ना कत्ता धागे तिरखिट धीना, धिन धिन धागे तिरखिट तू ना कत्ता धागे तिरखिट धीना। लय आपकी यही चलेगी, लय आपकी यही चलेगी, लेकिन आपकी
जो दुगुन तिगुन चौगुन है उनके बोलों में हम उसको परिवर्तित कर देते हैं। ये तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि दुगुन की लय और तिगुन की लय और चौगुन की लय और लय समान लय क्या होती है। ठीक है, उसकी समान लय हो गई है। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है कि लयकारी में कौन सी लयकारी आती है। ठीक है, ये तो आपकी समान लयकारी होगी। अब आड़ की लयकारी में कौन कौन सी आएंगी आपकी, तो आपकी आड़ की लयकारी में आएगी डेढ़ मात्रा। ठीक है, डेढ़ मात्रा हो गई, पौने दो मात्रा या पौन मात्रा हो गई। जैसे आड़ कुआड़ बेआड़, ये जो है ना आपकी आड़ कुआड़ बेआड़, ये आपके हाथ पर बहुत कम देखने को मिलता है, लगाते नहीं है। ये जो है आपका जो गायन होता है ना उसके साथ ही प्रस्तुत की जाती है तबले पर। इसके हमें बहुत देर तक रुकना पड़ता है। इसमें प्रत्येक अवग्रह कब लगाते कब नहीं लगाते वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। इसको मैं आपको लिख कर बताऊंगी बाकायदा कि ये कैसे लिखी जाती है, इसका सूत्र क्या होता है, कैसे लिखी जाएगी आड़ कुआड़ बेआड़। इससे क्वेश्चन आपका बहुत बनता है एग्जाम में। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है बराबर की लयकारी को कौन सी लयकारी कहते हैं। जो आपकी बराबर की लयकारी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम ठेका कहते हैं, था भी कहते हैं और एक गुण भी कहते हैं। ठीक है, वो आपकी बराबर की लयकारी हो गई। जैसे अभी आपने ठेका लिया था, धा धिन धिन धा लिया था आपने, तो क्या हुआ उसमें हम प्रत्येक मात्रा पे बराबर बराबर रुक रहे हैं, तो वो आपकी बराबर की लयकारी हो गई। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है गायक या वादक अपने आधार की लय किस लयकारी से निश्चित करता है। ठीक है, तो प्रारंभ में ही वह ठेके की लयकारी में भी प्रारंभ कर लेता है कि हमें किस लय में बजाना है, अपना गायन वादन हमें किस लय से प्रारंभ करना है, तो अपनी ठेके की लयकारी से ही निश्चित कर लेता है वो कि मुझे दुगुन ले जानी है या चौगुन में ले जाना है, वो पहले ही प्रस्तुत कर लेता है उसको। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है एक मात्रा में आधा मात्रा बोलना कौन सी लयकारी होती है, तो हम उसको अधगुण लयकारी बोलते हैं। तो अब इसको हम आधा मात्रा कैसे बोलेंगे, जैसे हमने बोला धा धिन, तो हमारी क्या हुई, दो मात्रा हुई हमारी, धा धिन जी हमारा चला, लय चल रही है हमारी, और हम इसको आधी एक मात्रा में हमें इसको आधा मात्रा लेना है, तो हमें एक मात्रा जो हमारी दो मात्रा के अंतर्गत आ जाएगी यहाँ। ठीक है, जैसे हमारी 10 मात्रा की ताल है वो हमारी 20 मात्रा में जाकर के पूरी होगी अधगुण में। तो क्या होगा उसमें अवग्रह लगाते हैं हम, एक मात्रा पे तो हम धा लेंगे, दूसरी मात्रा पे हम अवग्रह लगा देंगे रुकने के लिए उतने ही समय में, तो हमारी अधगुण की लयकारी हो जाएगी। जैसे धा धिन धिन धा, खाली हाथ में इसको रुकना पड़ेगा। जब वो अवग्रह लेते हैं तो जो गायक या वादक करता होता है वो अपने इसको याद रखने के लिए अपने शरीर की कोई सी मुद्रा का प्रयोग कर सकता है, या तो वो ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, या फिर वो ऐसे ऐसे करके अपना जो भी उसकी याद रखने के लिए विशेष कर उसको मदद करती है तो वो उसी को अपनाता है। जैसे हमने ले लिया धा धिन, हमारी 4 मात्रा 2 विभाग में आ गई अधगुण में। आप देख रहे हैं ना, जो हमारी अधगुण में थी एक मात्रा को हमने जो आधी मात्रा में कन्वर्ट करके उसको प्रस्तुत किया, तो हमारी 4 मात्रा हमारी 2 विभागों में पूरी हुई। ठीक है, तो ऐसे ही 16 मात्रा हमारी 32 मात्रा में हुई। तो जो विलंबित ख्याल जो चलता है ना, आपको बिल्कुल धीरे धीरे आपने देखा भी होगा, जो गायन गाते हैं जो वो अवग्रह का प्रयोग करते हैं ना, वो इसी में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अपने स्वर कंठ से वो लेते आएंगे कि हमें पहला आ बड़ा लेना है, छोटा लेना है, धा धिन, वो ऐसे करके अपना कोई सा भी अवग्रह लगा करके रुकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन बनता है
कि इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, तो अर्धगुण का दूसरा अर्थ क्या होता है। तो दूसरे शब्दों में जितने समय में हम किसी बोल या स्वर को कहते हैं, ठीक है, जितने समय में हम बोल या स्वर को कहते हैं, यदि उसके दुगने समय में उसी बोल या स्वर को हम ले लें, जिस स्वर को हम जितने समय में कहते हैं उसी बोल के समय को हम दुगना कर दें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अधगुण कहेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बता ही दिया है कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर आपका आ जाता है एक मात्रा में दो मात्रा लिखना, तो आपकी दुगुन हो गया। ऐसे आपका अगला क्वेश्चन बन जाएगा, एक मात्रा में आपको तीन मात्रा बोलना तो तिगुन की लयकारी कहलाएगी। एक मात्रा में चार मात्रा लिखना तो चौगुन की लयकारी कहलाएगी। एक मात्रा में 8 मात्रा लिखना तो आपकी अठगुण की लयकारी कहलाएगी। एक मात्रा में आधी मात्रा गिनना अधगुण की लयकारी कहलाएगी। ये तो आपकी लय हो गई। और जो आपकी आड़, कुआड़ और ब्याड़ से जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप मुझे बताइए कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी, क्या आपको ये कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको कोई सा भी आपका प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य देने की कोशिश करूँगी। और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि आप कौन से क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको और कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, बाय बाय।